दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का 7वां मॉडल सेट जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस मॉडल सेट में हम एनसीईआरटी बुक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों ये फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपको बता दिए हैं कि एनसीईआरटी बुक का है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करें। आप लोग 40 प्रश्न देखिए और लास्ट में कमेंट में बताइए कि 40 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? तो देखिए जो माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा, यानी कि न्यूनतम होगा। तब देखिए सबसे ज़्यादा इसमें सघन माध्यम कौन है? तो देखिए निर्वात, जल, वायु और कांच। तो इसमें सबसे ज़्यादा सघन कौन है? कांच है। तो इसमें जो प्रकाश का वेग होगा वो न्यूनतम होगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। क्या होता है? डायोप्टर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। दोस्तों उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। तो आप दोनों को याद करके रखिए, उत्तल लेंस कहेगा तो अभिसारी और अवतल कहेगा तो अपसारी, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है होमवर्क के रूप में। आप लोग बताइए कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो उस समय हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, यानी कि जिस चित्र के द्वारा प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन हम होमवर्क में पूछे थे, तो आप लोग देख लीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो जो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है वो होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर किसमें गति प्रदान करने में काम आता है? दोस्तों जो विभवांतर होता है यानी कि वोल्टेज होता है वो किसमें गति प्रदान करता है? तो वह इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करता है, जिस कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दोस्तों जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। निकट दृष्टि अवतल लेंस, दूर दृष्टि उत्तल लेंस और जरा दूरदर्शिता बाइफोकल लेंस। चलिए उसके बाद देखते हैं आठवां प्रश्न। देखिए कहता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कि कोई अंतरिक्ष यात्री है जो चंद्रमा पर खड़ा है और वहाँ से वह आकाश को देखेगा तो कैसा प्रतीत होगा? तो काला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा, क्योंकि ऊपर यानी कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जिस कारण वहाँ पर कोई भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिस कारण आकाश है वो काला दिखलाई पड़ता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 9वां सवाल कहता है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। दोस्तों फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है किसी कोलाइडी विलयन। अब देखिए कोलाइडी विलयन का उदाहरण आपको दे देते हैं। जैसे दूध, दूध क्या है? तो एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है।
कहता है कि उसमें निलंबित कणों से कहता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अब देखिए आपको सब्जेक्टिव में यानी कि 2 मार्क्स में पूछ दे कि टिंडल प्रभाव क्या है, तो हम लोग के आंसर में क्या लिखना है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है, यानी कि इस तरह से डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि आँख व्यवहार होता है। दोस्तों आँख है वो किस लेंस की तरह व्यवहार होता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। दोस्तों नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। दोस्तों कौन अर्धचालक, यानी कि इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों कौन सेमीकंडक्टर नहीं है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एम है सिलिकॉन, बी है जर्मेनियम, सी है पारा और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। दोस्तों पारा क्या है? तो पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप लोग पारा देखे होंगे कहाँ होता है? तो आप लोग थर्मामीटर देखे होंगे, थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। तो जो पारा है वो क्या है? धातु है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। दोस्तों टंगस्टन क्या है? तो टंगस्टन एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। दोस्तों टंगस्टन है उसका पूछा गया है कि किस ताप पर पिघलता है, यानी कि इसका गलनांक पूछा गया है। इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। दोस्तों सेल का ईएमएफ होता है, यानी कि जो वोल्टेज होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो वोल्टेज का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आवेश का ऐसा मात्रक होता है। दोस्तों आवेश का ऐसा मात्रक होता है क्या चीज़? कूलम होता है। इसको कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। दोस्तों विद्युत का सुचालक कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट। तो दोस्तों जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी में डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। कैसा करंट? डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी करंट। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आमीटर को विद्युत परिपथ में देखिए कैसे जोड़ा जाता है? तो इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है? इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा श्रेणी क्रम। और अगर पूछ दिया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए कहता है कि किलोवाट घंटा, यानी कि KWH मात्रक है। दोस्तों किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो जो किलोवाट घंटा है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, और किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विद्युत हीटर का कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत हीटर नाइक्रोम और विद्युत बल्ब टंगस्टन।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है जनरेटर, या फिर इसी को हिंदी में जनित्र कहा जाता है, या फिर डायनेमो भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 1 HP यानी कि हॉर्स पावर, इसी को अश्व शक्ति। दोस्तों अश्व मतलब होता है घोड़ा, और हॉर्स आप लोग जानते होंगे, हॉर्स मतलब क्या होता है घोड़ा, इसी को अश्व शक्ति या फिर हॉर्स पावर कहा जाता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है कितना, तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा है वो किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों जो डायनेमो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, या फिर इसी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। दोस्तों विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। आप लोग जानते होंगे निष्क्रिय गैस कौन कौन है, तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब जो गैस है वो कैसी है, निष्क्रिय गैस है। तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है कि कैसा गैस भरा रहता है, तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है। अब देखिए अगर ऑप्शन में आपको दे देगा कौन सा गैस भरा रहता है, तो हाइड्रोजन है, हीलियम रहेगा, क्रिप्टन रहेगा, आर्गन रहेगा, जिनॉन रहेगा, रेडॉन, ये सब जो गैस है वो अक्रिय गैस है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट की आवृत्ति होती है। दोस्तों एसी करंट की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होता है, यानी कि 50 एचजेड, और वोल्टेज में कितना होता है, तो वोल्टेज में होता है 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी में तो 50 हर्ट्ज। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर। तो दोस्तों चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच में क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है, यानी कि नॉर्थ पोल के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय कहेगा, यानी कि एक नॉर्थ पोल रहेगा एक साउथ पोल रहेगा, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि आकर्षण होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 गैस है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। दोस्तों सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन, यानी कि सूर्य में और तारे में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन और हीलियम का। इस कारण से इसमें बहुत सारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी कि निर्माण होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में 200 MeV होता है जो ऊर्जा मुक्त होता है। उसके बाद देखिए कहता है पवनों का देश कहा जाता है। दोस्तों पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। किसको कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर हावर होनी चाहिए, यानी कि पवन चक्की से अगर विद्युत उत्पादन हमको करना है तो पवन का वेग कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर हावर होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। कौन सा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। उसके बाद देखिए कहता है कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे सोलर प्लेट। तो सोलर प्लेट में क्या होता है, छोटे छोटे सौर सेल लगा रहता है, छोटे छोटे सौर सेल लगा रहता है सीरीज में। तो सौर सेल बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, सिलिकॉन का उपयोग। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो कैगा है वो कहाँ है, कर्नाटक में है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में
परिवर्तित किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि विद्युत जनित यानी कि जो जनरेटर होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा दिया जाता है, तो वह किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो विद्युत ऊर्जा में, यानी कि उससे हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन करते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं 40वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, और इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि 40 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे। अगर दोस्तों आपको 40 में 35 प्रश्न का उत्तर पता था तो आपका तैयारी है वो बहुत अच्छा है। तो जल्दी से वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपका कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ और आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको अगला वीडियो चाहिए वो किस सब्जेक्ट का चाहिए और कौन सा टॉपिक का चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।